हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है खुला आकाश। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं कुंवर नारायण। खुला आकाश डायरी विधा में लिखा गया पाठ है। इसके माध्यम से लेखक ने जीवन जगत से जुड़े बहुत सारी बातों की ओर संकेत किया है और अपने निजी अनुभवों को उन्होंने बताया है, जैसे कि हमें स्वयं की पहचान कैसे करनी है, शहर में इंसान कैसे जीता है, प्रकृति का सम्मान किस प्रकार किया जा सकता है, साहित्य का ज्ञान जो लिटरेचर है उसका जो नॉलेज है वह किस तरह से होना चाहिए, आत्मचिंतन, वास्तविक इंसान, बनावटी चेहरे इत्यादि के बारे में बहुत ही प्रभावी ढंग से बताया है। और सबसे बड़ी बात, जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को आत्मविश्वास, संयम एवं ईमानदारी से सच्चाई की राह पर अनवरत आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सब बातों पर उन्होंने बहुत प्रकाश डाला है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है अंदर की दुनिया, यानी कि अंदर आंतरिक मन है हमारा, स्वयं की पहचान हमें किस तरह से करनी है इसके बारे में बताया है। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है, यानी कि हम इंटरनली अपने मेंटली कितना खुद को बड़ा मानते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो हमारे अंदर की दुनिया है वह बहुत बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। यानी कि हम सिर्फ बाहरी दिखावटी में ही रह जाते हैं। बाहर जो कुछ हो रहा है उतना तक ही सीमित रह पाते हैं, कुछ नया नहीं सीख पाते। जितना हम कुछ नया सीखेंगे, जितना हम बुक्स में अंदर पढ़ाई करेंगे, उतना ही हमारा अंदर का जो मन है उसका विस्तार होगा और वह सजीव बना रहेगा। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं पर है तो वह भीतरी दुनिया में ही है। बिल्कुल सही। यानी कि आपको कोई गुलाम बना सकता है, लेकिन जो आपका मन है उसे केवल आप ही गुलाम बना सकते हो, कोई और गुलाम नहीं बना सकता। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी यानी बिना सेल्फिशनेस के दूसरों के लिए महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। यानी कि हम जब सेल्फिश होते हैं तो खाली अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब सेल्फिश नहीं होते तो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और स्वयं के लिए तो हम खास कर विशेष महत्व रखता है क्या, हमारा मन। नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा है, मकान पर मकान। यहाँ पर लेखक ने शहर के बारे में बताया कि किस तरह शहर में जो घर होते हैं वो एक के ऊपर लदे होते हैं और इतने लंद फंद मकानों के बीच एक संकरी सी गली, एक पतली सी गली गुजरती है और लोग उसी में ही खुश रहते हैं। और वहाँ से ना तो आकाश दिखाई देता है और ना पशु पक्षी सही से दिखाई देते हैं, और दिखते भी हैं वो ऐसा लेखक को प्रतीत होता है जैसे वह रबड़ के बनाए हुए खिलौने हैं। यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि जिस गली में वो आजकल रहते हैं वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मकान हैं और मकान के ऊपर मकान हैं। लंद फंद मकानों की इस बहुत बड़ी भीड़ में एक संकरी गली है जो फंस गई है और जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेखक यहाँ कहते हैं कि जो यहाँ पर पशु पक्षी घूमते हैं, जो यहाँ पर चिड़िया उड़ती है, वो ऐसा लगता है कि वह रबड़ की बनी है। लेखक कहते हैं कि जिस मकान में वह रहते हैं उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे का मकान एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती तो है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं, बिजली की या टेलीफोन के तारों पर बैठी मिलती है, जिस तरह शहरों में दिखाई देता है उसी तरह। और वो ऐसा लगता है कि मानो रबड़ की बनी हो, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकती है या चूं चूं की आवाज़ें निकाल सकती है। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या तारों के जालों में उलझे आसमान एवं हरियाली के अभाव में जूझते हुए अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। यह उन्होंने कब लिखा था? 10 मार्च 1998 को। अगला पैराग्राफ है साहित्य। यहाँ पर लेखक ने लिटरेचर के बारे में बताया है कि जो लिटरेचर लिखा जाता है, जो साहित्य लिखा जाता है, वह केवल आपकी नज़रिए से सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि सामने वालों के नज़रिए से भी वो चीज़ सही होनी चाहिए। जो आपके लिए सही हो वो मेरे लिए सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अतः हमें दोनों बातों को ध्यान में रख कर कोई भी साहित्य लिखना चाहिए। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या दाईं आँखों से नहीं। अगला पैराग्राफ है जाने खुद को।
यानी कि यहाँ पर बताया गया है आत्मचिंतन। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। मैंने एक बुक पढ़ी थी, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। उसमें ऐसा बताया गया था कि खुद को कामयाब बनाने के लिए जो शुरुआती आदतें होती हैं उसमें आत्मचिंतन सबसे पहले आता है, जहाँ पर हमें ये सोचना पड़ता है कि हम क्या हैं, हम क्या बन सकते हैं और क्या बनना चाहते हैं। ये सब के बारे में हमें खुद को बैठ के शांत से अपने बारे में सोचना है। उसे कहते हैं आत्मचिंतन। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं, यानी कि बहुत जिज्ञासा रहती है, भाई ये क्या है, वो क्या है। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, यानी कि हम जो दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करते हैं वह नहीं होगा। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। यानी कि हम दूसरों की सोच को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, हमें ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपनी सोच को इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें, यानी जो दूसरा एडवाइस दे रहा है उस पर ही भरोसा रखें जितना कि आप स्वयं के एडवाइस पर भरोसा करते हो। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। यानी बहुत लोग देखिए ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो सिर्फ अपनी बातों को ऊपर रखते हैं, नहीं मैं सही हूँ। ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है, सामने वाला भी सही हो सकता है यदि आप उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो। दूसरा अन्य नहीं अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं है। यानी सामने वाला जो बंदा है वो कोई और नहीं, हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। अगर हम सही हैं तो वह भी सही हो सकता है। अगला पैराग्राफ है, यहाँ पर लेखक ने बताया है वास्तविक इंसान के बारे में। एक सच्चा इंसान कौन है। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में भी कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह होते हैं। देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कई बार किसी इंसान का जुल्म इतना बढ़ जाता है कि हमारे मुंह से ये निकल जाता है कि यह इंसान है कि जानवर। और कोई कोई इंसान इतना सीधा होता है कि हम बोल देते हैं ये इतना सीधा इंसान है, बिल्कुल गाय की तरह। क्यों? क्योंकि गाय बहुत सीधी होती है और जो जानवर जंगली होते हैं वो बहुत ही निर्दयता से शिकार करते हैं, तो इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं। यानी कि इंसानों की तुलना अच्छे और बुरे जानवरों से करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या सारी गायें केवल गायें होती हैं और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि लेखक कहते हैं कि जिस तरह बाघ की कैटेगरी में सब बाघ रहते हैं, वो दिखावा नहीं करते। यानी बाघ का जो अस्तित्व है, जो उसका नेचर है वो शिकार करना है, वह कभी गाय की तरह सीधा साधा बन के घास फूस तो नहीं खा सकता, यानी वो दिखावा बिल्कुल नहीं करेगा। और जो गाय है वह कभी दिखावा नहीं करेगी कि वो अपना सीधापन छोड़ के शिकार करने जाए। अतः उसी तरह इंसान जो है उसे भी जो इंसान का नेचर है वो कभी भूलना नहीं चाहिए, यानी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो आप हो उसी तरह स्वयं को प्रेजेंट करिए, यानी कि जो आपकी सच्चाई है उसे सबके सामने रखिए, दिखावा ना करिए। अगला पैराग्राफ है लुका छिपा कर जीना, यानी यहाँ पर है बनावटी चेहरे। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है, मुझे भी। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना नापसंद है। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं गोल गोल बातें करते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। यानी लेखक कह रहे हैं वह चारित्रिक बेईमानी है, यानी कि आपकी अंतरात्मा से यह बेईमानी है या चीटिंग है। यानी आप खुद को चीट करते हो जब आप झूठी बातें करते हो, जिससे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। और कुछ लोग इन्हीं गोल गोल बातों को कहते हैं कि भाई कितना सीधा है, साफ साफ बात करता है, जो एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि हम लोग हमारी असलियत को ना जान जाए। यानी कि जो गलत बातों को सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं वह बातों को गोल गोल घुमा कर बताते हैं, बट इसमें एक बात वो भूल जाते हैं कि जब इंसान झूठ बोलता है या फिर कोई बात छिपाता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है और वह नज़रें चुराता है। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना ज़रूरी लगे। यानी कि आप ऐसा काम ही क्यों करते हो कि उसे छिपाना पड़े। खुद को साफ रखिए, खुद की लाइफ बहुत सिंपल रखिए,
ताकि कल को आप जब पीछे मुड़ के देखो, अपना पास्ट देखो, तो उसमें कुछ बेकार सा ना रहे। अगला पैराग्राफ है, जीने का अर्थ यानी कि जीवन का ध्येय, उद्देश्य क्या है। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर लागू हो सकता है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। यानी कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो बूढ़ा हो चुका है, सिर्फ कुछ वर्ष बाकी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मृत्यु कब किसे आ जाए किसी को भी नहीं पता। कोई बच्चा है 4 साल का, कल को कुछ हो जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। अतः जो जीवन के कुछ वर्ष बाकी हैं वो ना तो बुढ़ापे पर लागू होता है, ना बचपन पे, ना यौवन पे, ना बुढ़ापे पे। यानी कि जीवन के जो कुछ वर्ष बाकी है जीने के लिए, मृत्यु निकट है, वो कभी भी हो सकता है, जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। खास बात यह है कि जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित हैं, चैतन्य हूँ, यानी जीने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जीवन को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उसको क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व हो, यानी मैं कुछ ऐसा कर सकूँ जो दूसरों के लिए इम्पोर्टेंस रखे। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 वर्ष का हो गया हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब हो, यह सवाल अपनी जगह पर बना रहता है। जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए, यह इम्पोर्टेंस रखता है। यानी आप लाइफ किस तरह जीते हैं। जिस तरह से वो फेमस गाना है कि हर एक दिन ऐसा जियो जैसे कि आखिरी हो, यानी लाइफ फुल एंजॉय कीजिए हर दिन, और दूसरों के लिए और खुद के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। अगला पैराग्राफ है, दिल्ली में रहना। यहाँ पर कर्म की प्रति सोच के बारे में बताया है लेखक ने। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफंद, यानी कि एक के ऊपर एक, हर वक्त चलायमान, यानी हमेशा चलता रहे। जैसे कि देखिए, जो शहरों में रात को भी इंसान सोते नहीं हैं, सड़कों पर चलते रहते हैं, वही है। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर दो कमरों में पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटकते रहो उम्र भर। ज़िंदगी का मतलब बस इतना है कि जब तक बन पड़े लटके रहो और फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। यानी यहाँ पर लेखक ने शहरों में इंसान की लाइफ किस तरह से होती है, कैसे वो खुद को एडजस्ट करता है। देखिए, पेट भरना है परिवार का, इसीलिए वो अपना घर बार छोड़कर शहरों में आता है। उसकी कमाई इतनी नहीं होती कि वो खुद के लिए घर खरीद सके, अतः वह एक बहुत ही छोटे कमरे में रहकर गुजारा कर लेता है। और अगर वो सफल हो गया तो आगे बढ़ गया, अदरवाइज़ वो उसी भीड़ भाड़ में कहीं खो जाता है, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगला पैराग्राफ है, बहाने निकालना। जो हम शौक़ से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने। बिल्कुल सही। अगर आपको पढ़ाई में अव्वल आना है, आपने सोच लिया है, आपका इंटरेस्ट भी है उसमें, तो आप किसी भी तरह से खुद को टाइम दोगे, फ्रेंड्स से, व्हाट्सएप से, फेसबुक पे टाइम हटाकर पढ़ाई में दोगे। लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ना है तो दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, आप नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। आप उसके लिए प्रयास ही नहीं करोगे, बहाने निकालोगे, टाइम नहीं है, बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नेक्स्ट है, अपने से बहस, यानी कि वाद विवाद। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, इसमें सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। यानी कि आप दूसरों से लड़ोगे तो झगड़े बढ़ते हैं, लेकिन आप शांत हो जाइए और बाद में देखिए कि खुद से बातें करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि गलती किसकी है। यानी दूसरों से झगड़ा करके कुछ नहीं हासिल होता, बल्कि खुद से पूछिए कि गलती किसकी है। लास्ट पैराग्राफ है, चीज़ों की गुलामी, यानी कि मनुष्य किस प्रकार यांत्रिक मशीनों का गुलाम होता जा रहा है। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। एक्चुअली में तो ख़रीदा लेखक ने है, लेकिन जिस तरह हम उसके सामने बैठकर, झुककर, उसके आगे बैठ कर काम करते हैं, तो ऐसा इसलिए लेखक ने बोला है कि मुझे 40,000 में ख़रीदा है। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने में पूरी आज़ादी देगा। फ़िलहाल उसकी एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है।
यानी जितना फोकस मैं करूँगा कंप्यूटर पे उतना ही मुझे वो आएगा। यानी मेरी एक निष्ठा यानी मेरी एकाग्रता मैं उसको देने वाला हूँ और सीखूँगा। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। हर इंसान की लाइफ में उसे घर में इतने मशीन होते हैं कि कभी कभी प्रतीत होता है कि हर इंसान उस मशीनों की गुलामी में है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, यानी इंसान के स्वभाव में है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। यानी पहले इंसान हम पर राज करके चले गए, अब मशीनें करती हैं। किस तरह से हम मोबाइल को ले घंटों बैठे रहते हैं उसके सामने, ये गुलामी ही तो है। हज़ारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर एक चीज़ के दर्जनों गुलाम हैं। यानी मोबाइल का देखिए पीस एक ही होता है, वो सबके पास है और हर कोई उसके पीछे पीछे लगा रहता है। यानी उसको घंटों लेकर बैठा रहता है और उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। और इस तरह से जो लेखक कुंवर नारायण जी ने डायरी लिखी थी यह समाप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।